हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ नया करने जा रहे हैं और बेसिकली इस वीडियो को हम यूनिक बनाने जा रहे हैं। हमें बहुत से ऐसे लोगों के इनपुट्स मिले हैं, सजेशंस मिले हैं जो ये बोलना चाहते हैं कि सर आप एक फ्री इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स क्या वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। सो डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि हम इस पे काम करें और आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हम प्रोवाइड करें। और ये सिंगल वीडियो नहीं होगा, इस वीडियो के बाद कई सारे वीडियो आपके पास आएंगे जिसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में पूरे आपको टिप्स दिए जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर इन सारे टिप्स को फॉलो करें तो डेफिनेटली आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। अभी सवाल होता है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स क्यों करें, हमें किस चीज के लिए इसकी जरूरत है। नंबर वन, अगर आप कोर्स करने के बाद किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर इंग्लिश में आते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तभी आप उन सभी क्वेश्चंस का सही तरीके से आंसर दे पाते हैं। अगर आप सही तरीके से इंग्लिश में आंसर नहीं देंगे तो आपको जो जॉब होती है वो ऑफर नहीं किया जाता है। दूसरा पहलू यह है कि अगर आप एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं या आप कस्टमर को डील करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कस्टमर्स आता है और वो इंग्लिश में बातें करता है और आप इंग्लिश में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, आप सही तरीके से आप आंसर नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वो जो क्लाइंट है, आपकी जो इनअबिलिटी है, उसको देख करके वो चला जाता है और उसको देख के वो छोड़ देता है, आपके पास वापस नहीं आता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही हमने इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को डिजाइन किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको लाइक करेंगे डेफिनेटली और कमेंट सेक्शन में आप अपने हमें सुझाव जरूर दें। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग का बिल्कुल बेसिक्स। बेसिक्स मतलब आप ये बात करें कि क्लास 2 या क्लास 1 में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, हम आज वो शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम जो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ दिस का इस्तेमाल हम कैसे करें। आप में से 90% लोगों को यह जरूर पता होगा कि दिस का इस्तेमाल कैसे होता है। दिस का मतलब होता है यह, इसका इस्तेमाल हम किसी एक चीज के लिए करते हैं, सिंगल के लिए, और वो चीज हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं टेबल पे बैठा हूं और मेरे सामने एक बिल्ली है तो हम बोल सकते हैं दिस इज माई कैट, क्योंकि ये बिल्ली एक है और ये मेरे पास में है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं दिस इज माई कैट। तो इसी सेंटेंस को आप बेस बना के आप दूसरी चीज बोल सकते हो, जैसे दिस इज माई डॉग, दिस इज माई पेन, दिस इज माई लैपटॉप। तो ये बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। दो चीजें याद रखनी है, ये एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है और जो चीज वो पास होती है। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ दैट। दैट का इस्तेमाल भी हम एक चीज के लिए करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसमें जो चीजें होती हैं वो दूर होती हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपकी कार रोड के उस पार पार्किंग में लगी हुई है, तो आप कैसे बोलेंगे दैट इज माई कार। कोई आदमी दूर से आ रहा है, 10 मीटर या 15 मीटर के फासले पे है, तो आप कह सकते हैं दैट इज माई ब्रदर, दैट इज माई सिस्टर, या दैट इज माई डॉग। तो दिस और दैट में जो फर्क है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस का इस्तेमाल पास के लिए, दैट का इस्तेमाल दूर के लिए। लेकिन दोनों में जो सिमिलैरिटी है, दोनों में जो एक जैसी चीजें हैं, वो ये है कि दोनों का इस्तेमाल एक चीज के लिए किया जाता है, यानी सिंगल किसी एक चीज के लिए किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे दीज का इस्तेमाल क्या होता है। दीज का मतलब होता है ये, ढेर सारे। तो इसका इस्तेमाल हम मैनी, मतलब जो कई सारे होते हैं जिसको हम प्लूरल बोलते हैं, जो कई सारे होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक नहीं कई सारी बिल्लियां हैं, तो हम इसको बोलेंगे दीज आर माई कैट्स, मतलब ये मेरी बिल्लियां हैं। तो दीज का इस्तेमाल कई सारे के लिए, लेकिन ये पास के लिए होता है। ओके, तो जब आप एक से ज्यादा चीजें आप देखते हैं जो आपके पास है, तो आप बोलेंगे दीज आर। जैसे दीज आर माई सिस्टर्स, लेकिन सिस्टर्स एक नहीं होनी चाहिए, कई होनी चाहिए, तो इसका इस्तेमाल मैनी के लिए करते हैं। तो आप इस्तेमाल करेंगे दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई बुक्स, लेकिन ये पास होना चाहिए। इसके जस्ट ऑपोजिट जो होता है वो होता है दोज।
दोस्त का इस्तेमाल भी हम कई सी चीजों के लिए करते हैं, जो कई सारी चीजें होते हैं, जैसे कि एक नहीं कई सारी बिल्लियां। अब आप कहोगे कि दीज और दोज में क्या फर्क है? तो दीज का इस्तेमाल जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया पास के लिए, और दोज का इस्तेमाल हम करते हैं जो हमसे दूर होता हो, लेकिन कई होता हो, कई सारे होते हैं। तो दीज और दोज में सिमिलैरिटी यह है कि दोनों का इस्तेमाल हम कई सारी चीजों के लिए करते हैं, लेकिन दीज का इस्तेमाल पास की चीजों के लिए करते हैं और दोज का इस्तेमाल हम दूर की चीजों के लिए करते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे आपसे 15-20 मीटर दूर तीन चार आदमी खड़े हैं, तो आप बोल सकते हैं दोज आर माई अंकल्स। लेकिन जो आप बोलेंगे तो यहां पे आप आर लगाएंगे, क्योंकि कई सारे हैं। तो दोज आर माई अंकल्स, अंकल भी नहीं होना चाहिए, अंकल्स होना चाहिए, क्योंकि आपके एक अंकल नहीं है, कई सारे अंकल हैं। तो आप कैसे बोलेंगे? दोज आर माई अंकल्स। अगर आपके दो तीन कुत्ते हैं जो आपके पालतू कुत्ते हैं और वो दूर खड़े हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? दोज आर माई पेट डॉग। पेट मीन्स पालतू। दोज आर माई पेट डॉग। लेकिन अगर यही कुत्ते आपके पास आ जाते हैं, तब आप कैसे बोलेंगे? दीज आर माई डॉग्स। तो चलिए मैं इसको दो चार और भी एग्जाम्पल आपको बताता हूं, ताकि आपको समझने में और इस्तेमाल करने में आपको दिक्कत ना हो। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको दिस का एग्जाम्पल दूंगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं दिस इज माई कैट, एक चीज जो पास में है। अब मैं दैट का इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूं दैट इज माई कैट। मैं सेम ले रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब आप देखेंगे इज यहां भी लग रहा है, इज आपको यहां भी लग रहा है, दोनों जगह सेम चीज लग रही है। तो ये जो इज आर होता है, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, जो हम आने वाले वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है। दिस इज माई कैट एक चीज के लिए, दैट इज माई कैट दूर के लिए, लेकिन एक के लिए। अब मैं यहाँ पे दीज लिखता हूं, तो यहां पे हो जाएगा दीज आर। आपने फर्क देखा होगा, जब कोई एक चीजें होंगी तो यहाँ इज आएगा, अब जब वो चीजें अनेक हो जाएंगी तो यहाँ पे आर आ जाएगा। तो दीज आर माई कैट्स। तो आप देख रहे हैं हर जगह प्लूरल है, हर जगह कई सारे हैं। तो यहाँ पे आर लगेगा और यहाँ भी आपको एस लगेगा। तो दीज आर माई कैट्स। अब हम लिखते हैं दोज। तो दोज का हो जाएगा आपको दोज आर माई कैट्स। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपकी दूर हैं लेकिन कई सारी हैं। अब हम बात ही करेंगे इन दीज दोज दैट दिस, इनका इस्तेमाल करके हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, और हम इनका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस कैसे बनाएं। तो चलिए मैं वापस दोबारा अपनी स्लाइड्स पे आता हूं। तो अब हम बातें करने जा रहे हैं थंब रूल के बारे में। आप नॉट लगाइए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिस इज नॉट माई डॉग। नॉट सिंपल लगा दीजिए। कहां लगाएंगे? इज और आर के बाद आप लगा दीजिए नॉट। सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं, दिस इज नॉट माई डॉग। इसी तरीके से दैट इज नॉट माई डॉग। इज का इस्तेमाल आप सिंगुलर के लिए करेंगे, आर का इस्तेमाल आप मैनी यानी प्लूरल के लिए करेंगे। अगर आप इस दीज इज और आर को सेंटेंस के आरंभ में, शुरुआत में, बिगिनिंग में अगर आप रख देते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको मैं आपको दोबारा आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूं। अब आप देख रहे हैं ये टेबल आपके सामने फिर से है। अब मैं आपको यहाँ पे नेगेटिव कैसे बनाते हैं पहले मैं वो बताऊंगा, फिर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसके बाद इसके बाद सीधा मैं यहाँ पे नोट लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज नॉट माई कैट, यानी ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। तो आप इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। दैट के लिए भी आपको इज के बाद आपको नॉट लगाना होगा। तो दैट इज नॉट माई कैट, ये आपको नेगेटिव बन गया। दीज के लिए यहां पे आप सेम आप नॉट लगाएंगे, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आर लगाएंगे। तो दीज आर नॉट माई कैट्स, इसी तरीके से यहाँ पे आप नॉट लगाएंगे तो ये
आपको नेगेटिव हो जाएगा, यानी आप मना कर रहे हैं कि ये मेरी बिल्लियां नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन बना के बताता हूं। तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको ये जो इज है इसको उठा करके यानी सेंटेंस के सबसे शुरुआत में रखना होगा। तो ये बन जाएगा इज दिस माई कैट, और यहाँ पे आप क्वेश्चन का जो सिंबल है वो लगा दीजिए। कितना सिंपल है, इज दिस माई कैट, क्या ये मेरी बिल्ली है। इसी तरीके से आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस के शुरुआत में इज लगाएंगे, इज दैट माई कैट, इज दैट माई सिस्टर, इज दैट माई अंकल, इज दैट रेलवे स्टेशन। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये जो आर है, इस आर को सेंटेंस के आरंभ में अगर आप रख देते हैं तो ये बन जाएगा आर दीज माई कैट्स। तो ध्यान रखिए, बेसिक फॉर्मूला है, इज जो होता है वो सिंगल के लिए होता है और आर जो होता है वो मल्टीपल लोगों के लिए होता है। तो आर दीज माई कैट्स का मतलब हो गया क्या ये मेरी बिल्लियां हैं। तो दीज नजदीक के लिए हो गया, मैं यहां लिख देता हूं नियर, और दोज हो गया ये फार यानी दूर के लिए। इसको भी हम क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो मैंने यहां लिखा आर दोज माई कैट्स, तो यहां पे आप क्वेश्चन लगा दीजिए। तो ये आपको बोलना होगा। अब आप अपनी अंग्रेजी अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसे कुछ सेंटेंसेस आप अपनी नोटबुक में लिखिए। लिखने के बाद फिर नोटबुक बंद कर दीजिए, उसी सेंटेंस को बिना नोटबुक देखे आईने के सामने, मिरर के सामने, जी हाँ मिरर के सामने आप बोलने की कोशिश कीजिए। और जब आप बोलेंगे तो एक्सेंट के साथ बोलें, यानी कि सुनने वाले को यह भी पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इज दिस माई कैट, ऐसा होना चाहिए। इज दिस माई कैट, इज दैट माई कैट, आर दीज माई कैट्स, इस तरीके से आपकी एक्सेंट आनी चाहिए। तो अगर आप एक्सेंट के साथ बोलेंगे तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करेगी। तो ये आज जो मैंने आपको बताया दिस दैट दीज दोज, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी और आप अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैं मदद कर सकूं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।